प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, इसके लिए कोर्ट गए थे दल। पीएम ने तेलंगाना को दी विकास की सौगात। 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सिकंदराबाद तिरुपति के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का किया उद्घाटन। करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। रोड शो के दौरान चेन्नई में दिखा जन सैलाब। राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भरी ऐतिहासिक उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर ने 30 मिनट में हिमालय के दृश्य के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को किया कवर। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबीतू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत व्यापक विकास के लिए की गई है पहचान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल हुए पूरे। अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपए के 40.82 करोड़ से भी अधिक ऋण को दी गई मंजूरी। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर की इसकी सराहना। अदानी मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस। जेपीसी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट के पैनल को बताया था पवार ने ज्यादा विश्वसनीय। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सारा मुद्दा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए बनाया जा रहा है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मरीज आए सामने। 9 संक्रमित लोगों की हुई मौत। रिकवरी रेट 98.74%। दैनिक संक्रमण दर 5.63%। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, चिंता की बात नहीं, लेकिन रहना होगा सावधान। सरकार लगातार स्थिति का ले रही है जायजा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को एयरपोर्ट, राजमार्ग और रेल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अब ढांचागत परियोजनाएं सिर्फ ईंट, गारे और सीमेंट से ही नहीं बनती, बल्कि उनका एक मानवीय चेहरा भी होता है जो उपलब्धियों, आकांक्षाओं और सपनों को सच करती हैं। पीएम ने कहा कि अब योजनाएं वक्त से पहले खत्म होती हैं क्योंकि सरकार पाई पाई की कीमत समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दौरे पर राज्य को एयरपोर्ट, राजमार्ग और रेल से जुड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने राज्य में 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के भवन के इस खंड को 1,260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नया एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की यात्रा सेवा क्षमता 2 करोड़ 30 लाख यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर 3 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। The new integrated terminal building is being inaugurated at the Chennai International Airport. This will cater to the growing passenger demand. This new terminal building has been designed to reflect the beauty of Tamil culture. You must have already seen some of the stunning photos, be it the design of the roof flooring, ceilings or murals. Each of them will remind you of some aspects of Tamil Nadu.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जनता को ये सौगात दी। ये देश की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके अलावा उन्होंने तांबरम और सेन गोट्टई के बीच एक्सप्रेस सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तिरुथुरई पुंडी और अगस्त्याम पल्ली के बीच डेमू सेवा भी शुरू हुई। पीएम ने इन दोनों स्टेशनों के बीच 37 किलोमीटर लंबे आमान परिवर्तन खंड का भी उद्घाटन किया। इसे 294 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। Whether it is the textile sector, MSMEs or industries, Coimbatore has been an industrial powerhouse. Modern connectivity will only increase the productivity of its people. Now the journey between Chennai and Coimbatore will be only around 6 hours. This Vande Bharat Express also benefits textile and industrial hubs like Salem, Erode and Tirupur. प्रधानमंत्री ने चेन्नई में सार्वजनिक कार्यक्रम में करीब 3700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मदुरई में 7.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 785 के 24.4 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाली सड़क की भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 744 की सड़क परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला भी रखी। 2400 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के बन जाने से तमिलनाडु और केरल के बीच आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, श्री विल्लीपुथुर में अंडाल मंदिर और केरल में शबरीमाला मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी आसानी होगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, चेन्नई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती मनाने और बिग कैट गठबंधन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की है। मैं इस वक्त थिप्पागढ़ एलिफेंट कैंप जो कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है और मेरे साथ इस वक्त है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो यहाँ पे आ चुके हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है बिग कैट अलायंस और प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? माननीय प्रधानमंत्री जी बांदीपुर में 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के कार्यक्रम में आ रहे हैं और उसके बाद निश्चित रूप से मधुमलाई के इस इलाके का भी वो विजिट करेंगे और यहाँ पर हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। भारत ने जो टाइगर कंजर्वेशन के 50 वर्ष पूरे किए हैं उसमें अनेक उपलब्धियां हासिल करी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत है और पिछले 9 सालों में हमारे टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़कर 53 हुई है। हमारे 23 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बढ़ा है और इन सब विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात मिलेगी। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो विजिट है ये मधुमलाई और बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वहां पे वो एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है। खास तौर से जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की और ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट आएगा उसका होने जा रहा है, तो ये एक तरह से मील का पत्थर भारत के लिए भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिग कैट जो 7 बिग कैट्स को बचाने की मुहिम छेड़ी जा रही है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, वो भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। कैमरा पर्सन सुमित औंडिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, थिप्पागढ़ एलिफेंट कैंप टाइगर रिजर्व से। तो तपस ने यह खास बातचीत की थी और डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने मृदुमलाई टाइगर रिजर्व की उप निदेशक विद्या सी से पीएम मोदी की यात्रा पर भी खास बातचीत की। कभी आपने ये सोचा है कि हाथी खाते क्या है, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं? मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कुछ उनके खाने की चीजें हैं। रागी का इसमें है, राइस यूज होता है, जैगरी यानी गुड़ की यूज होती है, इसमें कोकोनट भी यूज होता है। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विद्या जी जो डेप्यूटी डायरेक्टर है मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वहां पे, और खासतौर से इन हाथियों के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्यार है। आप इनके लिए क्या कर रही हैं इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए?
या सो ये हमारा देश का बहुत पुराना एलिफेंट कैंप है। हम अब मेंटेन करते हैं 28 एलिफेंट्स इस कैंप में। सो ये 2 बार हम इसको खाना खिला देंगे, उसको पब्लिक को व्यू करने के लिए हम अलो करते हैं। सो हमारे पास तो हॉर्स ग्राम है, रागी है, शुगर केन, कोकोनट, जैगरी, सॉल्ट, ये सब हम दे देंगे दो बार। ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पे लेके आया जा रहा है ये खाना उनका, और ये अलग से खाना बनता है, खाना उनके लिए लेके आते हैं। मैम, ये जानना जरूर है कि ये क्या एग्जैक्टली वो सफेद क्या है? ये राइस है और बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हॉर्स रागी, हॉर्स ग्राम, राइस, देन कोकोनट है, शुगर कैन है, मिनरल मिक्सचर है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप ये कितने हाथी रहेंगे, क्या उनसे मिलेंगे? आप लोगों में एक्साइटमेंट जरूर है बहुत ज्यादा? या ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट है। और हमने देखा है कि 2014 से 18 में एक अपटिक हुआ, एक नंबर ऑफ जो टाइगर्स है वो बड़े हैं, और प्रधानमंत्री खुद सेंसस को बढ़ाएंगे, टाइगर्स जो सेंसस है उसको अनवील करेंगे, तो एक्सपेक्ट करें कि फिर से एक बार और आप लोग इसमें कामयाब होंगे आगे बढ़ाने में? या हम तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग के साथ हमारा प्रोटेक्शन तो बहुत इम्प्रूव हुआ। सो वी आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स। आपका कोई फेवरेट है? आपका कोई फेवरेट हाथी जो आप लोग बहुत बचपन से देखते आए हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर काम किया है? नो, हम ये जॉब के लिए आने के बाद इतना पैशनेट हो गई। हम बहुत दूर से देखते हैं ना हाथी को वाइल्ड में, तो यहाँ पे तो पास में जा सकते, उनको खाना दे सकते, सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि एक तरह से प्रधानमंत्री का आना एक नई युग की शुरुआत हम कह सकते हैं, हम लोग बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मधुमली एक तरह से एक बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है, तो आपको लगता है कि अब विदेश से लोग आएंगे आप लोगों से सीखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए? या मुदमले में बहुत बढ़िया एक्टिविटी है कि एंटी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज हम करते हैं ना, ये स्टेट में भी बहुत पुराना है। सो द सिस्टम इज वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड वी डू इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। दैट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी विद्या जी जो बता रही थी कि सक्सेस स्टोरी है मधुमलाई का जो टाइगर रिजर्व है, और देश विदेश से लोग आएंगे यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जानने के लिए, किस तरीके से ये जो बिग कैट अलायंस है इसको एक सक्सेस किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मधुमलाई टाइगर रिजर्व से। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए सहित 4,800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि ये योजना सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे गांवों से पलायन को रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए पहचाना गया है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आईटीबीपी कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री की विजनरी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा देना है। पीएमएमवाई का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इन 8 वर्षों में इस योजना के जरिए कितना परिवर्तन हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लाभार्थी पांची देवी और उनके पति श्रवण कुमार यादव ने बताया कि बॉल बेयरिंग की टर्निंग की फैक्ट्री है जो कि पहले कम चलती थी
और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के बाद अच्छा काम चल रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। मुद्रा लोन की स्कीम आई प्रधानमंत्री की, तो उसके बाद में 9 लाख का लोन लिया और मस्ती नोट ले रहे हैं क्योंकि सही चल रही है, प्रॉफिट बढ़िया हो रही है और यह स्कीम बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद स्कीम के लिए और सबके लिए सही चीज है, लघु उद्योग के लिए बहुत बढ़िया चीज है। पीछे हमारे गोल बेरिंग की लोन लिया था 9 लाख को, प्रधानमंत्री जी मुद्रा लोन लिया था, वो बढ़िया चल रही है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अगली खबर राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित महिला से रेप हुआ है। उसके पड़ोसी युवक ने घर में अकेला देख दरिंदगी को अंजाम दिया। इसके बाद अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए उसे मौत के घाट उतारने का भी प्रयास किया, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला ने इस अत्याचार के बाद जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस ने उसके बयान के आधार पर SC/ST एक्ट के संबंधित धाराओं के साथ प्रकरण से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बाड़मेर पुलिस के SP दिंगत आनंद ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने इस घटना के बाद प्रशासन की शिथिलता के लिए राज्य की गहलोत सरकार को घेरा। लोगों का मानना है कि राज्य सरकार के तुष्टीकरण की नीति के कारण मामले को बहुत हल्के में लिया गया। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार तुष्टीकरण में डूबी हुई है। 24 घंटों तक पीड़िता को बालोतरा के उस अस्पताल में बिना मुकदमा दर्ज किए गए रखा गया जहां बर्न यूनिट नहीं है और बर्न का कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि हनुमान जयंती का दिन है, अपराधी एक मुस्लिम है, उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और क्योंकि सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से लेकर के कल एक बार ये सिद्ध हुआ है। 24 घंटे तक उसे बालोतरा के उस अस्पताल में जिसमें बर्न यूनिट नहीं है, बर्न का कोई चिकित्सक नहीं है, उस अस्पताल में बिना मुकदमा दर्ज किए वहां पे रखा जाता है और फिर 24 घंटे बाद में उसको जोधपुर रेफर किया जाता है और उस महिला की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है केवल इस कारण से कि उसको सही समय पर इलाज न मिल सका। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि एक महिला के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई, ये पराकाष्ठा है कि किस तरीके से राजस्थान की मातृशक्ति पर एक चुनौती खड़ी हुई है। बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं बहनों में एक भय का वातावरण बना है और दुर्भाग्य है कि बालोतरा में उस महिला के साथ दुराचार किया गया, जला दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी अनदेखी की। 6 तारीख को घटना हो गई, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, तो किसके दबाव में उसके ऊपर केस बाद में दर्ज किया गया? क्यों, अगर बर्न यूनिट बालोतरा में नहीं थी तो उसको रेफर जोधपुर क्यों नहीं गया? इसकी मौत का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश के दाम घटाने की घोषणा की। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग के फॉर्मूले में बदलाव के बाद कंपनियां CNG, PNG के दाम घटा रही हैं। दिल्ली में CNG और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस यानी PNG की कीमतों में शनिवार को 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई। ये करीब 2 साल में गैस कीमतों में हुई पहली कटौती है। IGL ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में CNG की कीमत 79 रुपये 56 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 73 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। IGL के अनुसार इसी तरह दिल्ली में पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमत 53.59 प्रति मानक घन मीटर यानी SCM से घटकर 48.59 रुपये प्रति SCM हो गई है। नई कीमतें 9 अप्रैल से लागू हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अनूठी पहल करते हुए साल 2022 में 16 नवंबर से 1 महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु की एक महिला भी शामिल हुई थी। अपने अनुभव को लेकर उन्होंने PM मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें धन्यवाद दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको जवाब दिया है। ये महिला के तुलसी अम्मन और
वो तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आई थीं। काशी तमिल संगमम का आयोजन देश के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं को साझा करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर एवं दक्षिण के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना था। काशी तमिल संगमम के दौरान पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर मैं धन्य हो गई। उसके बाद हमने काशी और अयोध्या जाकर प्रभु के दर्शन किए। वापसी के दौरान हमने तय किया कि अपने अनुभवों को खत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे। काशी तमिल संगमम के भव्य आयोजन के लिए हम केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमारे पत्र का उत्तर देना वाकई में हमारे लिए बहुत ही यादगार पल था और हम इसे ताउम्र याद रखेंगे। हमें अपनी एकता को हमेशा इस तरह बनाकर रखना है। हमने काशी, अयोध्या और उज्जैन में धार्मिक स्थलों का दौरा किया। सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस दौरान खाने और ठहरने के लिए उपलब्ध सुविधाएं संतोषजनक थी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी तमिल संगमम के इस आयोजन के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं। काशी तमिल संगमम की यात्रा के दौरान सभी रेलवे स्टेशनों पर हमारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस यात्रा के जरिए हमने काशी और तमिलनाडु के गहरे सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक रिश्तों से रूबरू हुए। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी तमिल संगमम के बारे में एक पत्र लिखकर अपने अनुभवों को साझा भी किया। पत्र पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं काशी तमिल संगमम से आने के बाद बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ये शानदार अनुभव जीवन भर मुझे याद रहेगा। यह यात्रा हमारे उम्मीदों से परे और बहुत ही अद्भुत और बेहतर थी। मैं और मेरा परिवार इसके लिए हमेशा पीएम मोदी का शुक्रगुजार रहेंगे। जब हम काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने पहुंचे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों ने पारंपरिक रूप से हमारा स्वागत किया और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिक्रिया पत्र को जीवन पर्यंत अपने साथ रखूंगा और इस पत्र को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए मैं पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय एकता ही ताकत है, इसको समझने में काशी तमिल संगमम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तमिल संगमम के दौरान काशी और अयोध्या में सभी व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से की गई थी। खाने और रहने के अलावा सभी सुविधाओं का इंतजाम बहुत ही अच्छा था। मुझे किसी समारोह में शामिल होकर इतनी खुशी पहले कभी नहीं महसूस हुई। हमारे पत्र का तमिल में उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दिल्ली से, जहां यमुना नदी की सफाई पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर 6,800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना नदी पहले से ज्यादा मैली है। जी तो ऐसे ही कह रहे थे कि हरिद्वार जैसी कर देंगे, गंगा की तरह कर देंगे, लोग पेट्रोल बना देंगे, यहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, साफ सुथरे। माँ खड़े हो, इतनी बदबू आती है, खड़ा नहीं हो जाता 10-5 मिनट। इतना प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद भी, इतना पैसा लगने के बाद भी सफाई की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता कि यमुना जी में सफाई है या नहीं है। केजरीवाल सरकार का ये कहना था कि हम यमुना को ऐसा बना देंगे कि वहाँ फैमिलीज पिकनिक मना सकती हैं, पर अभी अगर हम इसके 1 किलोमीटर दूर भी खड़े रहे ना तो इसकी स्मेल से इसके पास आने का मन नहीं करता। हमें कभी ये लगता नहीं कि हम यमुना के पास खड़े हैं, हमें लगता है हम किसी नाले के पास खड़े हैं। ये दुखड़ा है देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का। जी हाँ, जिस नदी को साफ और स्वच्छ होना चाहिए था वो आज भी मैली की मैली ही है। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार यानी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है कि उसने पिछले 8 साल में यमुना की सफाई के नाम पर 6800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इतना पैसा बर्बाद होने के बावजूद यमुना पहले से ज्यादा मैली हो गई है। भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। यमुना नदी के नाम पर 6800 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी आप देखिए यमुना का हाल। एक के भी दिन इसकी पिछले 8 साल में सफाई नहीं हुई है। साथियों,
केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जब आऊँगा यमुना नदी को साफ करूँगा, इसमें नहाऊँगा, दिल्ली के लोग भी इसमें नहाएंगे और इस यमुना नदी की हम सफाई करेंगे। लेकिन सफाई तो नहीं हुई। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की सफाई यमुना नदी के नाम पर इन्होंने सफाई कर दी। ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है और इसके पीछे इन्होंने जो घोटाला किया है, मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूँ इसकी सीबीआई जांच की जाए, ये पैसा कहाँ गया। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरा है। कांग्रेस का भी कहना है कि यह जांच का विषय है कि 8 साल की सत्ता के बावजूद केजरीवाल सरकार आखिर क्यों यमुना में आवश्यक 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट और 22 आवश्यक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई। जो 6 बड़े अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, इन 8 वर्षों में उसमें से अभी तक एक भी नहीं सरकार लगा पाई है। 22 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, उसका अभी तक नहीं लगाने में ये सरकार कामयाब हुई है। और कारण ये है कि सारे के सारे जितने भी सीवर्स हैं, चाहे बड़े नाले हों या छोटे नाले हों, सीधा के सीधा जाकर के यमुना नदी में गिरते हैं और ये सरकार उसके प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाती। विशेषज्ञों के अनुसार यमुना अपनी कुल 1400 किलोमीटर की यात्रा में से केवल 34 किलोमीटर ही दिल्ली में बहती है, पर यमुना के कुल प्रदूषण का करीब 75% दिल्ली से जुड़ता है। छोटे नालों की तो छोड़िए, पूर्वी दिल्ली के मुख्य नाले और बारापुला नाले जैसे बड़े नाले बिना ट्रीटमेंट के यमुना में गिर रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और भाजपा ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में दिल्ली जल बोर्ड को दिवालिया बना दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार यानी केजरीवाल सरकार लगातार सवालों के घेरे में ही घिरती चली जा रही है। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक बर्बादी में धकेल दिया है। जो संस्थान वर्ष 2014-15 में 700 करोड़ के वार्षिक लाभ में था, आज उसी दिल्ली जल बोर्ड पर 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दिल्ली सरकार इस वित्त वर्ष 2023-24 का पूरा बजट भी झोंक दे तो भी इसे लाभ में नहीं लाया जा सकता। केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को बिल्कुल दिवालिया बना दिया है और जनता को झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 8 साल में, जो 8 साल पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे, 700 करोड़ रुपया वार्षिक लाभ में दिल्ली जल बोर्ड था। आज 71,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी में है, जो लगभग इनके पूरे साल का बजट होता है। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कैसे दिवालियापन कर दिया है। और हम तो लगातार मांग करें इस पर श्वेत पत्र लाएं, वो पैसे कहाँ गए, कैसे खर्च हुए, कहाँ गुम हो जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का मामला निकलने वाला है। और ये कहते थे हम टैंकर मुक्त कर देंगे दिल्ली को, 2015 में बोला, 17 में बोला, 19 में बोला, 20 में बोला, अब फिर बोल रहे हैं कि हम दिल्ली के हर घर में टैप से पानी दे करके और साफ पानी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे। क्या मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे छोड़ो, 2 घंटे सुबह और शाम भी साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा, मुहैया नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रत्येक महीने घरेलू उपयोगकर्ताओं को 20 किलोलीटर यानी 20,000 लीटर तक इस्तेमाल करने वालों को फ्री पानी देने का वादा करने वाली दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में भी फर्क देखने को मिल रहा है। कुछ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड जो इतने बड़े बड़े वादे करती है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। पानी इतना गंदा आता है कि जानवर भी नहीं पी सकते, और कभी कभी तो पानी नहीं आता। मैं जो टावर हाइट सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैं कई साल अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज भी हमारे सीनियर सिटीजन कम से कम 50-60 फैमिली रहती है, 2-2 मेंबर रिटायर हो चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड जो है 15-20 हज़ार का बिल भेज देती है, कहाँ से भरेंगे? दिल्ली सरकार सिर्फ खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं कर रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि दिल्ली वाले आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। झुग्गी बस्ती से लेकर पॉश कॉलोनियों तक दिल्ली जल बोर्ड से लोगों को काला गंदा पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं।
इसके अलावा अधिकृत कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो या फिर स्लम बस्ती, सभी जगह नई पानी सप्लाई की पाइपलाइन डालने का काम भी ठप पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो नदी का जल साफ करना हो या घरों में पानी पहुंचाना हो, हर जगह व्यवस्था है राजधानी दिल्ली में। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।